लास्ट वीडियो में हम लोगों ने 2025 में सेट 1 के क्वेश्चन 1 से 4 तक कर लिए थे। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से, और सेट 1 जिसका कोड है IX क्वेश्चन नंबर 5, और इसमें भी हमें सारे पार्ट सॉल्व करने होते हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से शुरू होता है। पहला क्वेश्चन है कि R1 और R2 सेट A में अगर तुल्यता संबंध है तो सिद्ध करो कि इनका जो इंटरसेक्शन है वो भी तुल्यता संबंध होगा। मतलब अगर कोई दो सेट हैं R1 R2, अगर वो तुल्यता संबंध है, अच्छा तुल्यता है इसका मतलब 3 बातें होंगी। तुल्यता संबंध का मतलब होता है 3 बातें। तुल्यता संबंध है इसका मतलब 3 बातें हो गई कि वो संबंध, अगर कोई संबंध तुल्यता है तो इसका मतलब वो स्वतुल्य भी होगा, सम्मित भी होगा और संक्रमक भी होगा। जिन लोगों ने चैप्टर 1 पढ़ा होगा उन्हें बेहतर समझ में आएगा। अगर ये दोनों सेट तुल्यता संबंध हैं, दोनों रिलेशन तुल्यता संबंध हैं, तो फिर तुल्यता होने का मतलब ही होता है कि वो स्वतुल्य, सम्मित, संक्रमक तीनों हैं। अब हमें प्रूव ये करना है कि जो इनका इंटरसेक्शन है वो भी तुल्यता होगा। किसी को तुल्यता करना हो तब भी 3 काम करने पड़ते हैं। अगर किसी को तुल्यता करना हो तो हमें 3 काम करने होते हैं। उसे स्वतुल्य करना होता है, सम्मित करना होता है और संक्रमक करना होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम संक्रमक करने जा रहे हैं। तो यहां पर हेडिंग डालेंगे कि R1 इंटरसेक्शन R2 संक्रमक है। इसको संक्रमक करेंगे, उसके बाद इसको सम्मित करेंगे, उसके बाद इसको स्वतुल्य कर लेंगे। तो चलिए देखते कैसे करेंगे। तो अगर किसी को संक्रमक करना है तो उसमें करना क्या होता था? उस सेट में A, B मान लो, B, C मान लो, मतलब A का B से संबंध, B का C से संबंध, और उसमें A, C प्रूव कर दो। ये होता था तरीका। उस सेट के अंदर आप AB माने, BC माने, और अगर AC प्रूव कर दें तो वो संक्रमक हो जाता था। तो क्या करेंगे समझना। सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे, माना A, B बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2। इस सेट में A, B मान लिया, और इस सेट में एक और काम कर लें, इस सेट में B, C भी मान लें। B, C भी हमने इस सेट के अंदर मान लिया। तो संक्रमक करने के लिए इसमें AB मानना होता है, BC मानना होता है, और प्रूफ क्या कर दें लास्ट में? AC। अगर A के C से संबंध प्रूव हो गए तो ये संक्रमक हो जाएगा। तो देखिए कैसे होगा। इंटरसेक्शन पे तर्क करें। अगर A, B इन दोनों के इंटरसेक्शन में है, तो इंटरसेक्शन में जो चीज होती है वो दोनों में होती है, तभी इंटरसेक्शन में पहुंचती है। तो यहां कहेंगे A, B बिलोंग्स टू R1 और A, B बिलोंग्स टू R2। अगर A, B इन दोनों के इंटरसेक्शन में है, इसका मतलब इसमें भी रहा होगा और इसमें भी रहा होगा। अब क्या करना है, आगे बढ़ते हैं। और B, C अगर इन दोनों के इंटरसेक्शन में है, इसका मतलब B, C R1 में भी रहा होगा और B, C R2 में भी रहा होगा। दोनों के इंटरसेक्शन में है, इसका मतलब इसमें भी होगा और इसमें भी होगा। अब एक काम करते हैं हम लोग, R1 वाले एक पास कर ले और R2 वाले एक पास कर ले। तो ये वाला टर्म R1 वाला और R1 वाला, इन दोनों को हम एक साथ लिख लेंगे। तो A, B बिलोंग्स टू R1 एंड B, C बिलोंग्स टू R1 एंड B, C बिलोंग्स टू R1। AB इसमें है, BC इसमें है, ये दोनों लिख लिए। और अब R2 वाले एक पास कर लो। A, B बिलोंग्स टू R2, A, B बिलोंग्स टू R2 और B, C बिलोंग्स टू R2। R1 वाले एक पास, हमने क्या किया? R1 एक पास, R2 एक पास। अब हम यहां लिखेंगे, देखिए R1 R2 दोनों क्या थे? R1 R2 दोनों तुल्यता थे। जब ये दोनों तुल्यता थे, इसका मतलब दोनों संक्रमक भी रहे होंगे। तो हम यहां लिखेंगे, चूंकि R1 तथा R2 क्या है जी? संक्रमक हैं। R1 तथा R2 क्या है? संक्रमक हैं। अगर R1 संक्रमक है तो उसमें अगर AB था, BC था, तो AC भी जरूर रहा होगा। AC बिलोंग्स टू R1। R1 के संक्रमक होने का मतलब ही यही है कि अगर R1 संक्रमक है तो उसमें अगर AB है, BC है, तो AC भी जरूर होगा।
अगर R2 भी संक्रमक है, क्योंकि R2 तुल्यता है और तुल्यता होने का मतलब वो संक्रमक भी होगा ही, अगर उसमें AB है, BC है, तो AC भी जरूर होगा। तो यहां लिखेंगे और A, C बिलोंग्स टू R2। आगे बढ़ते हैं। A, C R1 में भी है, A, C R2 में भी है, दोनों में है, तो इन दोनों के इंटरसेक्शन में भी जरूर होगा। जो चीज दोनों सेट में आती है वो उनके इंटरसेक्शन में भी आती है। अब शुरू से देखो हमने क्या प्रूव कर दिया। इस सेट के अंदर हमने AB माना था, BC माना था और प्रूफ क्या कर दिया, AC। इसका मतलब ये क्या है, संक्रमक है। तो यहां लिखेंगे अतः R1 इंटरसेक्शन R2 संक्रमक है। आगे बढ़ते हैं, दूसरे पॉइंट पे आते हैं। हमें 3 काम करने पड़ेंगे। R1 इंटरसेक्शन R2 को अब हम सम्मित करेंगे। अब अगली हेडिंग पड़ेगी R1 इंटरसेक्शन R2 सम्मित है। तो सम्मित कैसे प्रूव करते थे, अभी ध्यान दिलाते हैं आपको। देखो, संक्रमक में 3 लोगों की जरूरत होती थी कि A का B से, B का C से संबंध होने पर A का C से संबंध हो, तो संक्रमक। सम्मित में केवल 2 लोगों की जरूरत होती थी कि A का B से संबंध होने पर B का A से वही संबंध हो जाए, तो सम्मित। मतलब सेट को सम्मित करने के लिए उसमें AB मानते थे और BA प्रूव कर देते थे। अगर किसी सेट में AB होने पर BA भी मौजूद है तो वो सम्मित है। तो देखते हैं, अगर इसे सम्मित करना है तो सबसे पहले इसमें हम क्या करें, A, B मान लें। क्या मान लें, A, B मान लें। A, B मान लें और प्रूफ क्या कर दें, B, A। अगर ये प्रूव हो गया तो तुम्हें मानना पड़ेगा कि ये जो R1 इंटरसेक्शन R2 है ये सम्मित है। तो A, B बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2, इसका मतलब AB इसमें भी होगा और इसमें भी होगा। इंटरसेक्शन किससे टूटता है, और से। अगर 2 सेट के इंटरसेक्शन में ये है, इसका मतलब इंटरसेक्शन में तभी आया होगा जब दोनों में रहा होगा। तो A, B बिलोंग्स टू R1 और A, B बिलोंग्स टू R2। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे हम ये लिखेंगे जैसे पिछली बार लिखा था, क्वेश्चन में लिखा था R1 R2 दोनों तुल्यता संबंध है। अगर R1 R2 तुल्यता हैं तो R1 R2 स्वतुल्य भी होंगे, R1 और R2 सम्मित भी होंगे। तो हमारे लिए यही काम की बात है इस समय कि R1 और R2 क्या हैं, सम्मित हैं। ये क्वेश्चन में लिखा है कि R1 R2 क्या है, तुल्यता है, और जो भी तुल्यता होगा वो तीनों चीजें होगा, वो स्वतुल्य भी होगा, सम्मित भी होगा और संक्रमक भी होगा। तो R1 और R2 सम्मित है। समझिए, अगर R1 सम्मित है, उसमें AB है, तो उसमें BA भी जरूर होगा। आगे बढ़ते हैं। अगर R2 सम्मित है और उसमें AB है तो BA भी जरूर होगा। आगे बढ़ते हैं। B, A R1 में भी है, R2 में भी है, इसका मतलब B, A दोनों के इंटरसेक्शन में भी होगा। अब आगे बढ़ते हैं। शुरू से देखो हमने करा क्या, इस सेट में AB मान लिया और BA प्रूव कर दिया। AB माना और BA प्रूव कर दिया। इसका यह मतलब हुआ सीधा सीधा कि R1 इंटरसेक्शन R2 जो है वो सम्मित है। आगे बढ़ते हैं। भी एक काम और बचा है, R1 इंटरसेक्शन R2 को हमें स्वतुल्य भी करना है। तो अगली हेडिंग क्या पड़ेगी, अगली हेडिंग पड़ेगी कि R1 इंटरसेक्शन R2 स्वतुल्य है। तो बेटा स्वतुल्य करने के लिए क्या है, शुरुआत में ही हम वो एक लाइन लिख देंगे कि R1 और R2 स्वतुल्य हैं। R1 तथा R2 क्या है, अगर कोई सेट हैं जो स्वतुल्य हैं तो उसमें A, जरूर होगा, इसमें भी A, जरूर होगा। तो A, बिलोंग्स टू R1। देखिए, संक्रमक में 3 लोगों की जरूरत होती है कि A का B से संबंध हो, B का C से हो, ऐसा होने पर A का C से हो, यह है संक्रमक। सम्मित में जरूरत होती है केवल 2 लोगों की कि A का B से संबंध होने पर B का A से हो जाए। स्वतुल्य में क्या होता है, स्वयं से संबंध बने, स्वयं से। तो A, अगर R1 R2 स्वतुल्य हैं तो A, R1 में होगा तथा A, R2 में भी होगा। A, R1 में भी होगा, R2 में भी होगा। तब हम ये कह सकते हैं
कि a कॉमा ए R1 इंटरसेक्शन R2 में भी होगा, क्योंकि अगर कोई चीज R1 में है R2 में है तो वो दोनों के इंटरसेक्शन में भी होगी। इसमें क्यों है? क्योंकि R1 R2 समतुल्य है। तो a कॉमा ए अगर R1 इंटरसेक्शन R2 में है तो फिर ये हो जाएगा कि R1 इंटरसेक्शन R2 समतुल्य है। तो ये प्रूव हो गया। अब लास्ट में लिखेंगे चूंकि R1 इंटरसेक्शन R2 स्वतुल्य कॉमा सममित कॉमा संक्रमक है, जब तीनों संबंध प्रूव हो जाते हैं तब हम ये कह पाते हैं कि R1 इंटरसेक्शन R2 तुल्यता संबंध है। ये क्वेश्चन समझ में उन्हीं लोगों को बढ़िया आएगा जिन्होंने चैप्टर 1 बुक से पढ़ा होगा, क्योंकि चैप्टर 1 नहीं पढ़ा है तो दिक्कत रहेगी। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल किसी ना किसी सेट में जरूर मिलता है। ये 5वें का खा है, 5 नंबर में आया और ये आव्यूह का क्वेश्चन है मैट्रिसेस का। ए बराबर एक मैट्रिक्स सामने दिया है 0 - tan α/2 tan α/2 0, और हमें ये प्रूव करके दिखाना है। इसमें हमको लगता है गलत लिख गया है, अनसॉल्व में 1 + a जैसा लिखा है, i + a है। ठीक है, i + a i - है। तो कैसे करें इस क्वेश्चन को? इसको आसान करने के लिए काम करते हैं। सबसे पहले tan α/2 को कुछ मान लेते हैं। tan α/2 को सपोज करो हमने t मान लिया, तो a मैट्रिक्स क्या बनेगा समझना जरा। 0 tan α/2 को हमने t लिखा तो -t, tan α/2 को t लिखा तो t और 0। दिस इज इक्वेशन 1। i आ गया बेटा, सॉरी हमने a कंप्लीट कर लिया। अब हम पहले करना क्या चाहते हैं इस क्वेश्चन में, टारगेट बता दें। हम i + a निकालेंगे, LHS तैयार। फिर i - a निकालेंगे, इसकी इससे गुणा कराएंगे। मैट्रिक्स की गुणा आना जरूरी इस सवाल के लिए। इसकी गुणा कराएंगे और वो इसके बराबर आएगा तो प्रूव हो जाएगा। तो सबसे पहले हम i + a करते हैं। i पता होगा, i क्या होता है? जिसका मुख्य विकर्ण 1 और बाकी सब 0। जिसका मुख्य विकर्ण 1 और बाकी सब 0, तो वो इकाई आव्यूह होता है। a क्या है? a है 0 - t और 0। i आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जिसका मुख्य विकर्ण 1 बाकी सब 0। a मैट्रिक्स ये है। अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए, इन दोनों को जोड़ दीजिए। मैट्रिक्स में मैट्रिक्स जोड़ना आता है आपको। 1 + 0 1, 0 - t मतलब -t, 0 + t मतलब t, और 1 + 0 मतलब 1। दिस इज द मैट्रिक्स i + a। ये आपकी LHS आ गई। ये हम लोगों ने LHS तैयार कर लिया। अब हम RHS पे पढ़ते हैं। पहले हम निकालेंगे i - a। तो i - a कैसे निकलेगा देखना जरा। i मैट्रिक्स क्या होता है? जिसका मुख्य विकर्ण 1 हो और बाकी सब 0। a मैट्रिक्स यही वाला ले लीजिए, मतलब 0 - t और 0। अब हम इससे इसको घटाएंगे तो बेटा 1 में से 0 जाएगा तो 1, 0 - बोलिए 0 - प्लस, 0 - t यानी +t, तो +t हो गया। 0 - t यानी -t और 1 - 0 यानी 1। दिस इज द मैट्रिक्स i - a एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 1 2 एंड दिस इज 3। i - a आ गया। अभी क्या है कि ये आ गया। अब हमें इस पर काम करना है, मतलब हमें cos अल्फा sin अल्फा निकालने हैं। लेकिन हमने देखा कि i + a हमारा t के पदों में है। किसके पदों में है? i - a किसके पदों में है? ये भी t के पदों में है। t मतलब समझ रहे हो क्या? t मतलब tan α/2। t मतलब यानी ये tan में है, ये tan में। इसको भी पहले हम किस में करें? tan में करें। तो cos और sin के जो फॉर्मूले हैं वाले हम tan वाले खोल लें। ट्रिग्नोमेट्री जिन लोगों ने पढ़ी होगी वो समझ पाएंगे बेहतर। cos अल्फा और sin अल्फा के फॉर्मूले हम खोल लेंगे tan वाले। cos थीटा के वैसे तो 4 सूत्र होते हैं, हम tan वाला खोलने जा रहे हैं। फॉर्मूला होता है 1 - tan² θ/2 बटे 1 + tan² θ/2। tan α/2 को क्या लिखेंगे बताओ? t, 1 - t²। फिर tan α/2 को क्या लिखेंगे? t, तो 1 + t²। अब sin अल्फा
साइन अल्फा का फॉर्मूला भी tan वाला खोल दें, क्या होता है 2 tan थीटा बाई 2 बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। और tan अल्फा बाई 2 को बेटा हमने क्या मान रखा है, tan अल्फा बाई 2 को हमने t मान रखा है, तो 2t अपॉन 1 प्लस tan अल्फा बाई 2 को t मान रखा है, तो t स्क्वायर हो गया। दिस इज इक्वेशन 1 2 3 4 एंड दिस इज द 5th इक्वेशन। अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन का राइट हैंड साइड पुटअप करेंगे। RHS क्वेश्चन का नोट करने जा रहे हैं। RHS क्या है, RHS है, ध्यान देंगे, i माइनस ए इंटू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा साइन अल्फा और कॉस अल्फा। इसमें वैल्यू पुट करेंगे, तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं। सारी वैल्यूज रखते हैं इसमें। सबसे पहले तो वैल्यू रखेंगे हम i माइनस ए की। i माइनस ए की वैल्यू सामने है, 1 माइनस टी, 1 माइनस टी, t एंड 1, ये हो गया बेटा i माइनस ए। अब क्या करें, कॉस अल्फा साइन अल्फा के पदों में है और कॉस अल्फा की वैल्यू हम ये वाली पुट करेंगे, t वाली, क्या है 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस साइन अल्फा, और साइन अल्फा की वैल्यू क्या है 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। फिर साइन अल्फा की वैल्यू यहां पे रखेंगे 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, और कॉस अल्फा की वैल्यू ये है सामने 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। अब क्या करें, इन दोनों मैट्रिसेस की हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, गुणा करेंगे। गुणा कैसे होती है अवयव अवयव की, ऐसे करते हैं, रो उठाओ खड़ी करो कॉलम से, रो उठाओ खड़ी करो कॉलम से, पहला पहले से, दूसरा दूसरे से। तो बेटा 1 से देखो गुणा कैसे होती है, रो उठानी है, खड़ी करनी है, ऐसे भिड़ा देनी है, पहला पहले से, दूसरा दूसरे से। 1 से इसकी गुणा होगी तो यही आएगा बेटा 1 माइनस टी स्क्वायर बटे 1 प्लस टी स्क्वायर, पहला पहले से, दूसरा दूसरे से। 2t और t की गुणा क्या होगी 2t स्क्वायर, 2t और t की गुणा 2t स्क्वायर बटे 1 प्लस टी स्क्वायर, पहला पहले दूसरा दूसरे से। फिर इसकी गुणा इससे करो, पहला पहले से, दूसरा दूसरे से। 1 से इसकी गुणा करो तो क्या होगा माइनस 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। 1 से इसकी गुणा करो, ये दूसरे दूसरे की गुणा करो तो t इंटू ये वैल्यू हो गई t इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर, t इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। ये बात समझ में आई सबको, पहला पहले दूसरा दूसरे से, पहला पहले दूसरा दूसरे से। तो ये रो ऐसे भिड़ गई। अब सेकेंड रो उठेगी ऐसे भिड़ेगी, ये पहला पहले से माइनस टी इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, दूसरा दूसरे से। 1 से इसकी गुणा करो 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, इसकी गुणा इससे करो, माइनस माइनस क्या होगा बोलो, प्लस, माइनस माइनस प्लस, 2t और t की गुणा 2t स्क्वायर बटे 1 प्लस टी स्क्वायर, पहला पहले से, दूसरा दूसरे से। 1 से गुणा करो तो 1 माइनस टी स्क्वायर बटे 1 प्लस टी स्क्वायर। अब क्या करें, अब करोगे क्या, इसे सॉल्व ही करेंगे और क्या करना है भाई, खत्म करें। लाना इस तरफ हमको होगा i प्लस ए। एक बार हम देख लेते हैं कि i प्लस ए की वैल्यू क्या है। i प्लस ए की वैल्यू है 1 माइनस टी t1, यही आनी चाहिए। i प्लस ए की वैल्यू है 1 माइनस टी t1। तो देखते हैं, इसमें पहले तो एलसीएम ले लो, क्या एलसीएम हो रहा है, सेम वैल्यू है 1 प्लस टी स्क्वायर, ऊपर क्या होगा 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस 2t स्क्वायर। इसमें भी एलसीएम मिल रहा है क्या 1 प्लस टी स्क्वायर, एलसीएम हो रहा है, ऊपर से t कॉमन ले लें, क्या कॉमन ले लें t, बल्कि माइनस टी ले लें। तो जब माइनस टी लेंगे तो 2 बचेगा, माइनस टी लेंगे तो 2 बचेगा। यहां से t ले लिया, बल्कि माइनस टी ले लिया, तो यहां माइनस आया, माइनस अंदर भेज दो, -1 माइनस माइनस प्लस का टी स्क्वायर। आगे बढ़ चलो, इन दोनों में एलसीएम क्या ले लें बताओ 1 प्लस टी स्क्वायर, इसमें से t कॉमन ले लें, t कॉमन तो माइनस अंदर गया, -1 माइनस माइनस प्लस टी स्क्वायर, फिर t कॉमन ले लें तो प्लस का 2। इसमें एलसीएम ले लो, क्या है एलसीएम 1 प्लस टी स्क्वायर, ऊपर क्या बचा 2t स्क्वायर प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर। इसके बाद में
1 लिखा ही है ऊपर, ध्यान दीजिएगा। 2t² में t² लेस करेंगे तो क्या होगा, t² 1 + t² बटे 1 + t²। आगे बढ़ते हैं, -t और 2 में से 1 जाएगा 1, 1 + t² अपॉन 1 + t²। इसमें नीचे क्या लिखा है, 1 + t² और ऊपर t लिखा ही है, ठीक है। 2 में से 1 जाएगा 1 यानी 1 + t² और नीचे लिखा है 1 + t²। ऊपर देखिए 1 लिखा है, 2t² में t² गया तो t²। ये यहां से, ये यहां से, ये यहां से और ये यहां से कैंसिल हो गया। अब देखिए क्या बन रहा है, 1, ये दोनों कट गए तो 1 आएगा, 1 -t, t और 1। एक बार देख लेते हैं जरा i + a की वैल्यू क्या थी, सब लोग ध्यान से देखिए एक बार। i + a की वैल्यू अगर आप देखेंगे, i + a की वैल्यू ये है, दिमाग में रोको, 1 - t t1। क्या 1 - t t1 ही आया है? तो 1 - t t1 ये वैल्यू किसकी है भी देखिए हम लोगों ने, i + a की, और ये आपकी हो गई लेफ्ट हैंड साइड और 5 नंबर हो गए पक्के। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये कि इसका हमें x के सापेक्ष अवकलन करना है, इसे डिफरेंशिएट करना है x के रेस्पेक्ट में। आसान प्रश्न आ गया, पहले इसे थोड़ा सरल करेंगे तब इसे डिफरेंशिएट करेंगे। तो बेटा ये क्वेश्चन तब समझ में आएगा, अवकलन पढ़ा होगा तभी समझ में आएगा। sin a का फॉर्मूला होता है 2 sin a/2 cos a/2। sin a का फॉर्मूला होता है 2 sin a/2 cos a/2। नीचे cos का वो फॉर्मूला अप्लाई करो जिससे 1 कट जाए, 2 cos² θ/2 -1, -1 + 1 कैंसिल। tan इनवर्स 2 sin x/2 cos x/2 अपॉन में क्या है, 2 cos² x/2। 2 से 2 और cos से cos कैंसिल। तो फाइनल रिजल्ट ये रहा, tan इनवर्स sin बटे cos क्या हो जाता, tan इनवर्स कट गया, tan इनवर्स कैंसिल तो हो गया x/2। नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, अभी तक अवकलन नहीं करा, अभी तक हम इसे सरल कर रहे थे। नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x करिए, x का अवकलन 1/2 तो आंसर आ गया 1/2। अगले प्रश्न पे आते हैं हम, ये 5 नंबर में हल्का प्रश्न था पिछला वाला। अगला क्वेश्चन ये है कि इन दोनों रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी निकालो। ये मतलब आउट है, क्वेश्चन आना ही आना है। 2 रेखाएं दी होंगी, इनके बीच की न्यूनतम दूरी निकालनी है। बस ये ध्यान रखना, इसमें रेखाएं समांतर तो नहीं है। समांतर चेक करने के लिए इनका रेशियो देख लिया करो, 2/3 -1/1 अलग अलग है, इसका मतलब समांतर नहीं है। इस सवाल को लगाने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि न्यूनतम दूरी का सूत्र तुम्हें याद हो, a2 - a1 डॉट b1 क्रॉस b2 बटे मॉड ऑफ b1 क्रॉस b2। ये पहले वाले a1 a2 हैं, ये b1 b2 है। तो लिखेंगे कैसे, लिखने का तरीका देखिए, 5 नंबर का सवाल है, पूरा लिखने का तरीका भी देखिए। वेक्टर r इज इक्वल टू a1 + λ_b1 तथा वेक्टर r बराबर a2 + μ_b2 से तुलना। वेक्टर r इज इक्वल टू a1 + λ_b1 तथा वेक्टर r इज इक्वल टू a2 + μ_b2 से तुलना करने पर, तो दिस इज a1 a2 b1 b2। व्हाट इज वेक्टर a1? वेक्टर a1 इज i कैप प्लस j कैप, दिस इज a1। एंड व्हाट इज a2? a2 is 2i cap plus j cap minus k cap. This is vector a1, this is vector a2. Now this is b1 b2. What is b1? b1 is 2i cap minus j cap plus k cap. And what is vector b2? Vector b2 is 3i cap plus j cap plus 2k cap. This is a1 a2 b1 b2. अब हमें पहले a2 minus a1 चाहिए। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, a2 minus a1, यानी इस, क्योंकि फार्मूले में a2 minus a1 जरूरत है, तो हम इससे इसको घटाएंगे और हम जानते हैं घटाने पर चिन्ह बदल जाते हैं। तो बदलिए, 2i में से i जाएगा i,
जे माइनस जे कट ही गए, माइनस के में 0 के, वहां पे 0 के है तो माइनस के बचेगा। फिर से एक बार समझ लीजिए, जब हम इससे उसको घटाने गए तो पहली बात तो जे और माइनस जे चले जाएंगे, 2i में से आई जाएगा, आई और माइनस के बचा रहेगा। इसकी व्यवस्था हम लोगों ने कर ली है। अब हम आते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट क्या है? b1 क्रॉस b2। तो b1 क्रॉस b2 कैसे निकालेंगे? सारणिक विधि से निकालेंगे। फर्स्ट रो में हमेशा लिखते हैं i कैप, j कैप, k कैप, फिर b1 के गुणांक दैट इज 2 माइनस 1 1, 2 माइनस 1 1, फिर b2 के गुणांक दैट इज 3 1 2, 3 1 2। R1 से विस्तार i कैप, रो और कॉलम छिपाओ, 2 एक कम 2 माइनस 2, फिर माइनस 1 एक कम 1, प्लस माइनस प्लस, इसका चिन्ह माइनस, अवयव j कैप, रो और कॉलम छिपाओ, ये रो छिपेगी ये कॉलम छिपेगा, तो रो कॉलम छिपाओ, 2 दूना 4, माइनस अपने पास से 3 एक कम 3, प्लस माइनस, इसका चिन्ह क्या है? प्लस के कैप, फिर रो और कॉलम छिपाओ, रो छिपेगी और कॉलम, बताइए 2 एक कम 2, माइनस अपने पास से, फिर 3 एक कम 3, माइनस 3 लिखेंगे तो प्लस 3 हो जाएगा, माइनस 2 माइनस 1 माइनस के 3i कैप, 4 में से 3 गया 1, 1 से गुणा करो माइनस j कैप, 2 और 3 हो जाएगा प्लस, प्लस का 5k कैप। दिस इज b1 क्रॉस b2। अब हम आते हैं अगले पॉइंट पर। न्यूनतम दूरी का फॉर्मूला ये होता है, न्यूनतम दूरी का फॉर्मूला आपके सामने है। फॉर्मूला ये है कि a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 बटे मॉड ऑफ b1 क्रॉस b2। तो बेटा a2 माइनस a1 की वैल्यू है क्या? पीछे छूट गई, ये देख लेते हैं। a2 माइनस a1 की वैल्यू है i कैप माइनस k कैप। a2 माइनस a1 की वैल्यू है i कैप माइनस k कैप, पीछे निकाल चुके हैं, डॉट लगा है। b1 क्रॉस b2 ये है माइनस 3i कैप माइनस j कैप प्लस 5k कैप। इसका मॉड चाहिए बेटा b1 क्रॉस b2 का, तो माइनस 3 का वर्ग करें 9, माइनस 1 का वर्ग करें 1 और 5 का वर्ग करें तो 25। डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है? आई वाले, जे वाले, के वाले की गुणा होती है। तो यहाँ पे गुणांक 1 है, यहाँ पे माइनस 3 है, 1 इंटू माइनस 3 यानी माइनस 3, 1 इंटू माइनस 3 माइनस 3। जे इसमें है नहीं तो 0 जे मानेंगे, 0 इंटू माइनस 1 0, और के वाले की गुणा करेंगे माइनस 1 इंटू 5 माइनस 5। इसे जोड़ें तो 9 1 10 और 25 और 10 कितना? 35। तो माइनस 5 और माइनस 3 माइनस 8 बटे रूट 35। यहां लिखेंगे चूंकि दूरी ऋणात्मक नहीं हो सकती है, बल्कि इस फॉर्मूले पर पूरे पर मॉड भी लगा करके चल सकते थे क्योंकि दूरी थी। अगर नहीं भी लगाएं तो बाद में माइनस चिन्ह छोड़ दें और यहाँ पे लिख दें कि 8 बटे रूट 35 मात्रक। तो न्यूनतम दूरी का सवाल हर साल आना ही आना है। इसका जो है एक पार्ट अभी और रह गया है, 5वें का 8 बटे रूट 35, इसमें आ रहा आंसर सही आ रहा है बिल्कुल। आखिरी 5वें का जो पार्ट है वो ये है y बराबर e टू दी पावर tan इनवर्स x, और हमें ये प्रूव करके लाना है। ये भी अवकलन का प्रश्न है। अब आप समझिए अवकलन चैप्टर के इसमें 2 क्वेश्चन आ गए 5-5 नंबर में, यानी 10 नंबर का अवकलन ही हो गया इसी क्वेश्चन के अंदर। अब यहां लिखेंगे दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ये लाइन जो हमने बोली आपको जरूर लिखना है। e की पावर x का e की पावर x जिसे कह दो उसका कर दो tan इनवर्स x का 1 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। इसको इस तरफ ले लें मल्टीप्लीकेशन में, 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स, ये इस तरफ आ गया गुणे में, बराबर ऊपर 1 से गुणा होगी तो e की पावर tan इनवर्स x आ जाएगा। फिर समीकरण नंबर 1 से 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स, ई की पावर tan इनवर्स x को y लिख दें, इसे इक्वेशन नंबर 2 बना लिया। अब ये पहला और ये दूसरा मानकर इसमें क्या करना है? पुनः दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर। करते हैं अवकलन। पहला लिखो
दूसरे का करो फर्स्ट डेरिवेटिव का क्या हो जाएगा, सेकंड डेरिवेटिव। पहला लिखो, दूसरे का करो फर्स्ट डेरिवेटिव का सेकंड डेरिवेटिव, फिर दूसरा लिखो और पहले का करो तो 1 का 0 और x स्क्वायर का 2x। अच्छा y का क्या होगा, डी डी एक्स ऑफ y। अभी क्या करना है, काम हो गया लगभग 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू सेकेंड डेरिवेटिव, फिर 0 प्लस 2x से मल्टीप्लाई करो 2x dy ओवर dx, और ये प्लस का dy ओवर dx इधर आएगा तो माइनस dy ओवर dx इज इक्वल टू 0। अब ये टर्म ऐसे ही लिख लो, इन दोनों में डेरिवेटिव कॉमन लिया, जब dy ओवर dx कॉमन लिया तो यहां बचेगा प्लस का 2x माइनस का 1, और यही आपका सॉल्यूशन है। ये टर्म ऐसे ही लिखा, डेरिवेटिव कॉमन, dy ओवर dx कॉमन, तो यहां बचेगा 2x माइनस 1, एंड दिस इज योर आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें भी हमें सारे खंड करने होते हैं और हर क्वेश्चन, हर पार्ट 5 नंबर का होता है। तो कैसे करें इस क्वेश्चन को, छठे का सामने लिखा हुआ है। इसमें ये कह रहे हैं कि x बराबर -1 पर और x बराबर +1 पर इसकी कंटिन्यूटी टेस्ट करनी है, संतत है या असंतत है ये जांच करना है। फंक्शन को समझ लेते हैं। अगर x की वैल्यू -1 या इससे छोटी हो, -1 या इससे, जैसे संख्या रेखा पर अगर बना लें, यहां पर ये -1 है, ये 0 होगा, यहां पर ये +1। अगर x की वैल्यू -1 या इससे छोटी है तो ये वाला फंक्शन यूज होगा। -1 से बड़ी है और +1 है या उससे छोटी है तो ये वाला फंक्शन यूज होगा, और 1 से बड़े सभी मानों पर फंक्शन ये वाला यूज होगा। हमें दो वैल्यूज पर कंटिन्यूटी टेस्ट करनी है, -1 पर और +1 पर। तो x बराबर -1 पर कंटिन्यूटी टेस्ट करेंगे, और कंटिन्यूटी टेस्ट करने के लिए 3 काम हम लोग कर लिया करेंगे, LHL, RHL और FA। A यहां पर है -1। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और FA ये तीनों बराबर आए तो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, अदरवाइज डिसकंटिन्यूअस यानी असंतत होगा। देखते हैं f-1 की वैल्यू कितनी है। f-1 का मतलब x बराबर -1 पर फंक्शन की वैल्यू -2 है। x बराबर आपने क्या रखा, -1, और -1 पर -2 वैल्यू है, क्योंकि -1 के साथ बराबर यहां लगा है, -1 रखेंगे तो -2। अब हम LHL और RHL निकालेंगे, बल्कि LHL तो कंफर्म है, मुझे यही आनी है, क्योंकि -1 से छोटे मान के लिए LHL निकालेंगे, LHL यही आएगी। चलिए दिखा देते हैं करके। फिर भी LHL क्या है, लिमिट x टेंड्स टू -1 पर चेक करेंगे तो लिखेंगे -1 नेगेटिव fx। अगले स्टेप में होता है लिमिट h टेंड्स टू 0, -1 नेगेटिव तो -1 माइनस h। अब ये बताओ, -1 में घटाएंगे तो -1 से छोटा होगा, और -1 से छोटे पर ये फलन काम कर रहा है। इसे fx कहो, x का मान ये इसमें रख दो, लेकिन बेटा x तो है ही नहीं, तो रखोगे क्या, x होता तो रखते, वरना यही रखेंगे। अब जहां जहां h है वहां 0 रख दो, तो h होगा तब 0 रखोगे, नहीं तो ऐसे ही लिख दोगे -2। तो नाउ लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई -2। अब क्या करना है, अब हम आ जाएंगे राइट हैंड लिमिट पर। कौन से लिमिट पर आ जाएंगे, राइट हैंड लिमिट कैसे निकलेगी, लिमिट x टेंड्स टू -1 निगेटिव, यहां पर होगा -1 पॉजिटिव fx। ध्यान दीजिएगा, यहां पर -1 निगेटिव है, यहां पर -1 पॉजिटिव। अगले स्टेप में होगा लिमिट h टेंड्स टू 0, -1 पॉजिटिव तो -1 प्लस h। अब -1 में अगर जोड़ेंगे, -1 में जोड़ेंगे तो -1 से बड़ा होगा, लेकिन -1 से इतना बड़ा नहीं होगा कि +1 से बड़ा हो जाए। जब हम कहते हैं कोई चीज, अगर समझिए फिर से एक बार, -1 में घटाया तो थोड़ा इस तरफ आ गए, जोड़ा तो थोड़ा उस तरफ चले गए। उस तरफ जाने का मतलब ये हुआ कि -1 से +1 के बीच में आ गए, यहां पर आ गए। ये वाला फंक्शन यूज होगा इसमें। -1 में जोड़ेंगे, -1 से थोड़ा बड़ा हुआ, -1 से थोड़ा बड़ा, तो ये यूज होगा। इसे fx कहो, ये x है, x की वैल्यू उठाओ इसमें रख दो, 2 x की वैल्यू यहां पर पुट करेंगे -1 प्लस h। अब h को 0 करेंगे
h को 0 करेंगे तो 2 1 कम 2 -2, ये 0 छोड़ दिए, 2 1 कम 2 -2। तो हमने देखा लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और f-1 तीनों बराबर आए। चूंकि LHL बराबर RHL बराबर f-1 है ना, तो फिर हम ये कह सकते हैं कि x बराबर -1 पर फलन संतत है। अब ऐसे ही एक बार हम x बराबर -1 पर टेस्ट कर चुके हैं, अब हम टेस्ट करेंगे x बराबर 1 पर। तो यहां लिखेंगे x बराबर 1 पर फलन के सांतत्य की जांच। हेडिंग डाल के दोनों का अलग अलग करके दिखाना है आपको। तो कैसे करेंगे बेटा? वही तरीका, अगर 1 पर चेक करना है तो आप LHL निकालो, RHL निकालो और F1 निकालो। तो सबसे पहले हम F1 ही निकाल लेते हैं। x बराबर 1 पर बेटा, x बराबर 1 यहां पर लगाए, तो x बराबर 1 पर निकालने के लिए 1 इसमें रखोगे, तो 2 × 1 मतलब F1 की वैल्यू हो गई 2। इक्वेशन 1, इसे इक्वेशन 2 बना लीजिए। अब हम LHL निकालें और RHL निकालें। LHL क्या है? लिमिट एक्सटेंड्स टू, ध्यान से देखिएगा, जैसे -1 पे चेक करते हैं तो लिखते हैं -1 निगेटिव, 1 पे चेक करेंगे तो क्या लिखेंगे? 1 निगेटिव fx। अगले स्टेप में लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, 1 निगेटिव तो 1 -h। अब बताओ, 1 में घटाएंगे 1 से छोटा होगा, 1 में घटाएंगे 1 से छोटा होगा, और 1 से छोटे पर यह फंक्शन काम करेगा। इसे आप fx कहो, x का मान 1 -h रख दो, 2 ब्रैकेट में 1 -h। अभी हम h को इसमें 0 करेंगे, 1 - 0, 1 - 0 1, 1 × 2 2। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कुल मिला के 2 आ गई। लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ गई? 2 आ गई। अब हम निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। लिमिट एक्सटेंड्स टू, ध्यान दें, इसमें 1 निगेटिव है, इसमें 1 पॉजिटिव fx। अगले स्टेप में लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, 1 पॉजिटिव तो 1 + h, 1 में जोड़ोगे 1 से बड़ा होगा, 1 में जोड़ोगे 1 से बड़ा होगा, और 1 से बड़े पर कौन सा फंक्शन काम कर रहा है देखना पड़ेगा यहां पे जाके। 1 में जोड़ेंगे तो 1 से बड़ा होगा, और 1 से बड़े पर यह फंक्शन काम कर रहा है 2 है ना। 1 से बड़े वैल्यू के लिए फंक्शन की वैल्यू 2 है। जहां जहां h वहां 0, तो h है ही नहीं कहीं पे। तो हमने इसमें देखा कि F1 भी 2 आया, LHL भी 2, RHL भी 2। तो यहां लिख देंगे कि चूंकि LHL बराबर RHL बराबर F1, अतः x बराबर 1 पर फलन संतत है। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। अगला देखते हैं। अब वेक्टर का क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 10 का। इसमें लिखा है कि वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c 0 वेक्टर है, और तीनों वेक्टर्स के मॉड भी दिए हैं और ये वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए सबसे पहले ये वाली लाइन उठा लेते हैं। वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c इक्वल्स टू 0 वेक्टर। दोनों पक्षों में वर्क कर लेते हैं। a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर और वेक्टर 0 स्क्वायर। अब आगे समझना, चूंकि डॉट प्रोडक्ट क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, इसीलिए इसका डायरेक्ट होल स्क्वायर भी खोल सकते हैं। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या सूत्र होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc 2ca, 2 कॉमन ले लो, तो ab प्लस bc प्लस ca, और ये सदिश का वर्ग उसके मॉड के वर्ग के बराबर होता है। तो वेक्टर 0 स्केलर 0 में बदल जाएगा। फिर सदिश का वर्ग उसके मॉड का वर्ग, सदिश का वर्ग उसके मॉड का वर्ग, और सदिश का वर्ग उसके मॉड का वर्ग। 2 a डॉट b प्लस b डॉट c प्लस c डॉट a, मॉड का मतलब वेक्टर हट जाएगा तो 0 0 का स्क्वायर 0। वेक्टर a का मॉड 3 है, 3 का वर्ग 9। वेक्टर b का मॉड 4 है, 4 का वर्ग 16, और वेक्टर c का मॉड 2 है, 2 का वर्ग 4। 2 ब्रैकेट में a डॉट b प्लस b डॉट c प्लस c डॉट a बराबर 0। अब 16 4 20 और 9 29,
तो 29 हो जाएगा। 29 प्लस 2 a डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए बराबर 0। यहां से अगर इसकी वैल्यू निकालने जाएंगे तो a डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए बराबर प्लस 29 उधर गया तो माइनस 29 अपॉन 2 अपॉन में जाएगा। तो यही इसका आंसर है कि a डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए का मान -29/2 है और यही आंसर इसमें आ भी रहा है। ठीक है, बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। ये बोर्ड पर लिखा नहीं है, इसको पढ़ लेते हैं ध्यान से। हवा के एक बुलबुले की त्रिज्या 1/2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। ये चैप्टर नंबर 6 अवकलज के अनुप्रयोग का क्वेश्चन है, पहली प्रश्नावली का। हवा के बुलबुले की त्रिज्या इस दर से बढ़ रही है, आयतन किस समय किस दर से बढ़ रहा होगा? आयतन परिवर्तन की दर हमको चाहिए है जिस समय रेडियस 1 होगी। तो सबसे पहले हम यहां पर नंबर डाल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का गा पार्ट सबसे पहले यहां लिखेंगे, माना बुलबुले की त्रिज्या r है। इन्हें लिख देना चाहिए था कि बुलबुला गोलाकार है, लेकिन नहीं भी दिया है तो भी गोलाकार ही लेना। त्रिज्या दे रखी है, त्रिज्या शब्द गोले में या वृत्त में यूज होता है, तो इसका मतलब ये गोले की ही बात हो रही है। हवा के बुलबुले की त्रिज्या r है और हमने एक और चीज मान ली, आयतन v है। बुलबुले की त्रिज्या r है तथा आयतन क्या है? बुलबुले की त्रिज्या हमने r मान ली और आयतन हमने v मान लिया। अब त्रिज्या के परिवर्तित होने की दर दे रखी है और दर को हम लोग लिखते हैं ddT। बेटा दर को क्या लिखते हैं? ddT। तो r तो हो गई त्रिज्या और ddT मतलब दर, ये बिठा लो दिमाग में बिल्कुल। ddT मतलब दर, समय के सापेक्ष। तो त्रिज्या के परिवर्तित होने की दर कितनी है? 1/2 सेंटीमीटर पर सेकंड है। अब ये कह रहे हैं बताओ आयतन किस दर से बढ़ रहा होगा? तो गोले का आयतन होता है बेटा 4/3 पाई r क्यूब, बट हमें आयतन नहीं चाहिए, हमें आयतन के परिवर्तित होने की दर चाहिए। दर माने होता है बेटा ddT, दर माने ddT। 4/3 पाई तो कांस्टेंट है, ऐसे ही लिख दो बिल्कुल जैसे लिखा है। इसका करते हैं कैसे? घात आगे आती है उसमें से एक कम हो जाता है बेटा, घात आगे आती है एक कम हो जाता है। लेकिन r के सापेक्ष नहीं कर रहे हैं, r के सापेक्ष करते तो यही था, हम कर रहे हैं t के सापेक्ष, तो इसे t कहा होगा ना, घात आगे एक कम हो गया, फिर r का करेंगे तो ddT ऑफ r, ये हो गया बेटा। 3 से 3 कट गया। अब इसमें r की वैल्यू कुछ दे रखी थी, एट r इज इक्वल टू 1 cm। r की वैल्यू बेटा हम इसमें 1 रखने जा रहे हैं, 1 स्क्वायर, और dr/dt की वैल्यू कितनी है बताओ? ऊपर से देखो 1/2। अब क्या होगा? 2 दूना 4, 1 का वर्ग 1 गुणे 1 2 पाई। मात्रक लिख देंगे, चूंकि आयतन है इसलिए सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड। पाई का मान अगर क्वेश्चन में दिया हो 3.14 तो वो, वरना 22/7 रख के भी आंसर आ सकता है। 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, यही दिया पाई में ही। चाहे तो पाई का मान भी रख सकते हैं 22/7, तो आंसर हो जाएगा 44/7 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। दोनों में पूरा नंबर मिलेगा, पाई का मान रख दें तब भी, नहीं रख दें तब भी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। ये लीनियर प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन है, रैखिक प्रोग्रामन, सेकंड लास्ट चैप्टर। देखिए कैसे करेंगे इसको, आलेखी विधि से करना है। इसके बाद एक क्वेश्चन और इस पार्ट में रह जाएगा। z बराबर 3x + 2y, एक बार मिला लें, हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही लिखा होना चाहिए। ठीक है, ठीक। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, पहले तो इसको, इस क्वेश्चन को करने के 3 स्टेप होते हैं बेटा। पहला काम ये होता है कि हम इन सभी असमीकाओं का ग्राफिकल सॉल्यूशन कर लें और सुसंगत क्षेत्र फाइंड कर लें। सुसंगत क्षेत्र का मतलब वो क्षेत्र जहां पर स्थित बिंदु इन सभी को संतुष्ट करें। एक स्टेप ये होता है। दूसरा, फिर हम ये देखें कि सुसंगत क्षेत्र परिबद्ध है कि अपरिबद्ध है। परिबद्ध के अलग नियम बताए गए हैं, परिबद्ध के अलग हैं। फिर सुसंगत क्षेत्र के कॉर्नर पॉइंट्स निकालें और कॉर्नर पॉइंट्स पे इसकी वैल्यू चेक निकालें।
उनमें से जो मैक्सिमम होगा वो मैक्सिमम, जो मिनिमम होगा वो मिनिमम, अगर क्षेत्र परिबद्ध है तो देखते हैं, एक एक करके शुरू करेंगे हम। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 8 का हल समुच्चय। लिखेंगे इस असमीका के संगत रैखिक समीकरण निम्नलिखित है। ग्रेटर देन हटाओ, बराबर लगाओ, ग्रेटर हटाओ बराबर लगाओ। अब इसको ग्राफ पर खींचना है तो क्या करें, पता करें ये रेखा एक्स एच वाई एच को कहां कहां पर काटती है। कोई भी रेखा एक्स एच को जहां काटेगी वहां वाई जीरो, जब वाई जीरो करेंगे तो एक्स की वैल्यू 8, और वाई एच को काटेगी तो एक्स जीरो, जब एक्स जीरो करेंगे तो वाई की वैल्यू 8। तो ये रेखा एक्स एच को बिंदु ए 8,0 लिखना सब, और वाई एच को बिंदु बी 0,8 पर प्रतिच्छेद करती है। तो अब हम लोग साथ में एक ग्राफ पेपर मिलेगा, ग्राफ पेपर पे भी आपको काम शुरू कर देना है तुरंत। और बल्कि दोनों समीकरणों का एक सोल्यूशन रफली ले लें, पॉइंट इंटरसेक्शन ले लें। y 0 रखेंगे तो 5 मिलेगा, यानी x मैक्सिमम 8 जाना, और x 0 रखेंगे तो 3 मिलेगा, यानी 8 तक हम लोग कर लें। देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, दिस इज x एक्सिस। y पर भी 8 तक कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 0 और 0 8, x पे 8 और y पे 0। x पे 8 चलते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, x पे 8 y पे 0, x पे 0 और y पे 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया। अब स्केल लेंगे और लाइन खींच देंगे। ये लाइन सब स्केल से ही खींची जाए, इस बात का भी ध्यान हमें रखना होगा। ठीक है, ये पहली लाइन, और जो भी निकली वहां पर लिख भी देंगे हम लोग x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, और इसे हम बना लेंगे a पॉइंट और इसे बना लेंगे b पॉइंट। थोड़ा इसे हल्का कर लिया जाए। ये पॉइंट बेटा है 8,0 और ये पॉइंट है 0,8। ठीक है, डन। अब पता करें कि इसका सॉल्यूशन इस तरफ है या उस तरफ है। तो मूल बिंदु से संतुष्ट करा लो, सबसे अच्छा बिंदु रहता है संतुष्ट कराने के लिए। संतुष्ट करे तो हल इधर, नहीं तो उधर। तो यहां लिखने वाले हम 0 0 से संतुष्ट कराने पर। x को आप 0 करेंगे, y को 0 करेंगे, 0 0 0 0 0 0 बड़ा है 8 से या बराबर है, तो बात ये हो गई कि यह असत्य है। 0 ना ही बराबर है ना ही 0 बड़ा है 8 से। क्या 0 बड़ा है 8 से? नहीं, 0 तो छोटा होता है 8 से, तो असत्य है। यानी मूल बिंदु संतुष्ट नहीं कर रहा। संतुष्ट करता तो हल इधर होता, नहीं करेगा तो हल ऊपर की तरफ होगा। इसका मतलब यह है कि हमें इस लाइन के ऊपर ही रहना है। आगे बढ़ते हैं, अगली समीकरण लेते हैं। अगली समीकरण है 3x प्लस 5y लेस देन और इक्वल टू 15 का हल समुच्चय। लिखेंगे इस असमीका के संगत रैखिक समीकरण निम्नलिखित है। लेस देन हटाओ, बराबर लगाओ। इक्वेशन नंबर 7। अब पता करेंगे कि ये रेखा एक्स एच वाई एच को कहां कहां पर काटती है। एक्स एच को काटे तो वाई जीरो रखेंगे तो खत्म, 3 5 15, और वाई एच को काटे तो एक्स जीरो, जब एक्स जीरो रखेंगे तो खत्म, 5 3 15। तो ये पॉइंट हो गया 5,0 और डी पॉइंट हो गया 0,3। अब ध्यान से समझिए, x पे 5 और y पे 0, 1 2 3 4 5, x पे 5 y पे 0, एक तो ये पॉइंट हो गया। x पे 0 और y पे 3, x पे 0 और y पे 3, 1 2 3, तो ये हो गया। तो चलिए भाई बना लेते हैं इसको, लाइन खींच देते हैं हम लोग। पिंक कलर की लाइन अच्छी लगेगी, पिंक कलर की लाइन अच्छी लगेगी इस बार। ठीक है, तो ये जो बेटा पॉइंट आया वो क्या है,
सी पॉइंट आया 5,0 और डी पॉइंट आया बेटा 0,3। अब पता कर रहे हैं इसका सोल्यूशन इधर है या उधर है। सेम मेथड से 0 0 से संतुष्ट कराओ, अगर संतुष्ट करे तो हल इस तरफ, नहीं करे तो हल उस तरफ। तो चेक करते हैं 0 0 से संतुष्ट कराने पर, कराते हैं। चलिए 0 0 रखोगे तो 3 इंटू 0 प्लस 5 इंटू 0 लेस देन आर इक्वल टू 15। ये 0 ये 0, क्या 0 छोटा है 15 से? हाँ जी है, ये सही बात है। तो मूल बिंदु इसको संतुष्ट कर रहा है, तो इसका हल किधर होगा? मूल बिंदु की तरफ होगा, मूल बिंदु की। उसको संतुष्ट नहीं कर रहा था तो उसका हल इधर है, इसका हल इधर है। और इन दोनों का मतलब होता है प्रथम चतुर्थांश में। तो इसमें तो सुसंगत क्षेत्र ही हमको नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि हमें इस लाइन के नीचे रहना है, उस लाइन के ऊपर रहना है। ऐसे कोई भी बिंदु नहीं मिल पा रहे हैं जो इन दोनों समीकरणों को क्या करें? संतुष्ट करें। ऐसा एक्सरसाइज में भी एक क्वेश्चन है आपकी किताब में, लास्ट में था। तो यानी यहां सुसंगत क्षेत्र संभव नहीं है, तो यहां पे न्यूनतमीकरण और अधिकतमीकरण भी दी गई समीकरणों के अंतर्गत संभव नहीं होगा। छठे के घा पार्ट का इसमें आंसर इन्होंने दिया ही नहीं, खैर ये और अच्छी बात है। चलिए, तो आप यहां लिखेंगे, क्या लिखेंगे? चूंकि अच्छा मान लो सुसंगत क्षेत्र मिल जाता तो फिर कॉर्नर निकालते, कॉर्नर पे इसका मान निकालते, जो अधिकतम वो अधिकतम, जो न्यूनतम वो न्यूनतम। तो इसमें मान नहीं निकल पाया, तो लिखेंगे क्या? चूंकि सुसंगत क्षेत्र संभव नहीं है, अतः दी गई असमीकरणों के अंतर्गत, लिखने का भी तरीका देख लीजिए कैसे लिखेंगे, न्यूनतमीकरण संभव नहीं है। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। क्वेश्चन 6 का लास्ट। किसी छात्र को ABC द्वारा हल किसी प्रश्न को 3 छात्रों ABC के द्वारा हल करने की प्रायिकताएं क्रमशः ये और ये हैं। प्रश्न के हल हो जाने की क्या प्रायिकता है? देखिए, प्रश्न हल हो सकता है बहुत सारे तरीकों से। कैसे कैसे? अगर हम इवेंट्स बनाना शुरू करें तो बहुत सारी इवेंट्स आ जाएंगी कि A हल कर ले, B और C ना कर पाएं, फिर B कर ले, A और C ना करें, C कर ले, A और B ना करें, 3 तरीके। फिर 2-2 में A B करे, C ना करे, B C करे, A ना करे, A C कर ले, B ना कर पाए, 6 तरीके हो गए। 7वां तीनों हल कर लें तो ये लंबा मेथड हो जाएगा। आसान तरीका क्या है? तीनों अगर प्रश्न नहीं हल करेंगे तो क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा, और 1 माइनस कर देंगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो तीनों के द्वारा प्रश्न ना हल करने की प्रायिकता निकाल लेते हैं। 1 माइनस 3/10, 10 एक कम 10 में से 3 गया, 7/10। बी के द्वारा प्रश्न हल ना करने की प्रायिकता 1 माइनस 1/5 और 5 एक कम 5 में गया, 4/5। सी के द्वारा प्रश्न ना हल करने की प्रायिकता 1 माइनस 1/10, 10 एक कम 10 में से गया, 9/10। तो तीनों के नाना की निकाल ली, तीनों के द्वारा प्रश्न ना हल होने की प्रायिकता निकाल ली। अब इनकी गुणा कर दो, प्रश्न के हल ना होने की प्रायिकता मल्टीप्लाई करेंगे तो 7/10 गुणे 4/5 गुणे 9/10। अब देखते हैं क्या होने वाला है। 2 दूना 4, 2 पंचे 10, फिर 2 पंचे 10, 7 नेम 63 और 5 25 पंजे 125। इसका आंसर आएगा 63/125। हिल तो नहीं गया? देखिए, इसमें प्रश्न के हल ना होने की प्रायिकता निकली है अभी तक, और पूछा गया है प्रश्न के हल होने की प्रायिकता। तो प्रश्न के हल होने की प्रायिकता कैसे निकलती भाई? 1 माइनस 63/125। अब 125 एक कम 125, 125 माइनस 63/125,
तो इसे घटाएंगे तो कितना होगा, 5 में से 3 जाएगा 2 और 12 में से 6 जाएगा 6, तो 62/125 और यही आपका आंसर है। अब आंसर आया क्योंकि वो ना होने की थी, हमें होने की निकालनी थी। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है इसमें का भी। एक आव्यूह दिया है और हमें इसका इनवर्स फाइंड करना है। कैसे निकलता है इनवर्स? इनवर्स का जो फॉर्मूला होता है बेटा वो ये होता है एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। ए इनवर्स निकालने का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। पहले हमेशा इसमें डिटर्मिनेंट ए फाइंड करना। अगर डिटर्मिनेंट ए 0 आ जाए तो फिर लिख देते ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। और अगर ये 0 नहीं आया, नॉन जीरो आया, तब इनवर्स निकल पाएगा। तो चलिए पहले, क्योंकि वर्ग आव्यूह है, इसका सारणिक बना लेना। 8 नंबर का प्रश्न, इधर भी सारणिक बनाइए उधर भी सारणिक, फिर दोनों को सॉल्व करिए। R1 से विस्तार, प्लस माइनस प्लस, इसका चिन्ह प्लस, अवयव 2, रो कॉलम छिपाओ, रो छिपाओ और कॉलम। तो 1 इंटू 3 3 माइनस 1 इंटू 0 3 एकम 3 1 इंटू 0 0 प्लस इसका चिन्ह माइनस अवयव 0, 0 के ब्रैकेट में कुछ लिखने की जरूरत नहीं, 0 हो जाना है, प्लस माइनस इसका चिन्ह क्या है प्लस, अवयव क्या है -1 और -1 से जाने वाली रो और कॉलम को छिपा लो। 5 एकम 5, फिर माइनस 0 इंटू 1 0, यहां लिखना चाहिए, लिख दीजिएगा, खाली 0 लिख दो तब भी ठीक है। 3 में से 0 गया 3 और 0 से गुणा जो भी अंदर मिलेगा 0, प्लस माइनस -1, 5 में से 0 जाएगा 5। अब 2 3 6, ये 0 हटा दीजिए, 5 एकम 5, 6 में से 5 जाएगा 1। डिटर्मिनेंट ए 1 आया जो कि 0 नहीं है, इसका मतलब इनवर्स निकल पाएगा। तो अब हम एडजॉइंट ए की तरफ बढ़ेंगे। एडजॉइंट ए क्या होता है? सहखंडों से यानी कोफैक्टर्स से निर्मित आव्यूह का परिवर्त आव्यूह। तो पहले इसके कोफैक्टर्स फाइंड करेंगे सारे हम। कोफैक्टर्स को हम लोग लिखा करते थे इस तरीके से, A11 11 12 13 11 12 13, फिर इसके बाद होता था बेटा 21 22 और 23, फिर 31 32 और 33। 11 12 13 21 22 23 31 32 33, इसका चिन्ह प्लस माइनस प्लस, फिर माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और प्लस, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। इसकी ट्रिक बताई थी चिन्ह निकालने की, -1 टू द पावर रो नंबर और कॉलम नंबर जोड़ के निकलता है, -1 का वर्ग प्लस 1 होगा। या हमने कहा था सीधा जोड़ दो, अगर सम संख्या है तो प्लस और विषम है तो 1 1 2, सम है तो प्लस, 2 1 3, विषम है तो माइनस, 3 1 4, 4 सम है तो प्लस। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छिपेगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 3 एकम 3, 1 गुणे 0 0, तो 3 में से 0 जाएगा 3, 3 के आगे प्लस है तो प्लस 3 ही रहेगा। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो और ये सेकंड कॉलम, तो 5 3 15 माइनस 0 इंटू 0 0, फर्स्ट रो छिपी सेकंड कॉलम, 15 माइनस 0, 15 में 0 जाएगा 15, आगे यहां पर क्या है माइनस, फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो और थर्ड, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम छिपेगा। बताइए 5 एकम 5 माइनस 0 इंटू 1 0, 5 में 0 जाएगा 5, ग्यारह 12 13। अब हम क्या करने वाले हैं, 21 22 23 31 32 33 निकालेंगे। 21 22 23 और 31 32 और 33, चिन्ह देखिए प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो बेटा 21 कैसे निकले देखो जरा ध्यान देना, सेकंड रो छिपाएंगे और फर्स्ट कॉलम, तो बताइए क्या होगा, 0 इंटू 3 0, माइनस अपने पास से, फिर 1 1 कम 1, -1 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा +1, 0 + 1 1, 1 के आगे 0 + 1 1,
1 के आगे माइनस तो भी -1, ठीक है। फिर सेकंड रो और सेकंड कॉलम छिपेगा, ये बीच वाला छिपा लो। अब बताओ 3 दूना 6, माइनस अपने पास से लगाओ, फिर 0 × -1 0, कुल मिला के 6 में से 0 जाएगा तो 6 होगा। फिर सेकंड रो और थर्ड कॉलम, सेकंड रो और थर्ड कॉलम, तो 2 × 1 2, माइनस अपने पास से 0 × 0 0, 2 में 0 जाएगा 2 और आगे माइनस लगाइए। अब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम छिपाओ तो क्या होगा, 0 × 0 0, माइनस अपने पास से लगाइए, फिर 1 1 कम 1, -1 लिखोगे तो +1 हो जाएगा, 0 + 1 1, 1 के आगे प्लस तभी +1। थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम ये वाला छिपेगा, थर्ड रो 2 × 0 0, फिर माइनस अपने पास से लगाओ, फिर 5 1 कम 5, -5 लिखो तो +5, 0 + 5 5, 5 के आगे माइनस तो भी -5। थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो 2 1 कम 2, माइनस अपने पास से 5 × 0 0, 2 में 0 जाएगा 2, प्लस तब भी हो गया प्लस। अब हम लिखेंगे माना सहखंडों से निर्मित आव्यूह C है। अब सहखंडों से निर्मित आव्यूह C है तो कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, जरा बनाएंगे हम लोग। 3 - 15 5, 3 - 15, 3 - 15 5, -1 6 -2, 1 - 5 2, 1 - 5 2। एडजॉइंट क्या होता है बेटा, किसी आव्यूह के सहखंडों से निर्मित आव्यूह के परिवर्त आव्यूह को इसका ट्रांसपोज कर देंगे, परिवर्त कर देंगे। तो फर्स्ट रो इन द फर्स्ट कॉलम 3 - 15 5, सेकेंड रो -1 6 -2, एंड थर्ड रो इन द थर्ड कॉलम 1 - 5 2। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में, थर्ड रो थर्ड कॉलम में। तो ये एडजॉइंट आ गया। अब हम आते हैं ए इनवर्स पे। ए इनवर्स निकालने का एक फार्मूला होता है, ए इनवर्स बराबर होता है बेटा एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए, सारणी के जिसे कह सकते हैं। एडजॉइंट ए की वैल्यू यहां पे लिखी है 3 - 1 1, -15 6 -5 और 5 - 2 और 2, बटे सारणी के का मान 1 है। अब बटे में 1 लिखो या ना लिखो, सारणी के शुरुआत में देख लीजिएगा 1 निकला था, तो यही आपका ए इनवर्स का मान हो गया। अब इसका अगला क्वेश्चन है आव्यूह विधि से हल करो। पहले इसका एक बार आंसर चेक कर ले। 3 - 1 + 1, ठीक है, -15 6 - 5 5 - 2 + 2, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन 8 नंबर में, ये भी क्वेश्चन फिक्स है, इसमें का आना ही आना है पेपर में, हर सेट में। 3 समीकरण दिए होते हैं, मिला ले एक बार, सही लिखे हैं, ठीक। इनको हमें आव्यूह विधि से हल करना है, इनको हमें आव्यूह विधि से हल करना है। तो क्या मेथड होता है, देखिए। सबसे पहला काम, दिए गए समीकरणों को आव्यूह समीकरण ax बराबर b के रूप में लिखने पर, ax बराबर b के रूप में लिखने पर, तो a बेटा जानते हो क्या होता है, a होता है x y z के गुणांकों का आव्यूह। x y z के गुणांक देखिएगा, यहां से क्रम से लिखिएगा 3 - 2 3, 3 - 2 3। मान लो यहां पर y ना हो तो समझ लें 0 लिखना है यहां पर, तो 3 0 3 चलेगा। 3 - 2 3, आगे बढ़ेंगे। 2 1 - 1, 2 1 - 1, 4 - 3 2, 4 - 3 2। कैपिटल X वो चर हैं जिनका मान चाहिए, क्या होते हैं, x y z, और b इधर वाली वैल्यूज हैं, दैट इज 8 1 4।
अब x बराबर अगर यहां से देखें तो हो जाएगा a इनवर्स b, क्योंकि दोनों में अगर लेफ्ट से गुणा कर दें a इनवर्स से तो a इनवर्स इंटू a i होता है, i इंटू एक्स एक्स और उधर a इनवर्स, कुल मिला के x बराबर a इनवर्स b। तो अब पहले हमें a इनवर्स चाहिए। a इनवर्स कैसे निकलता वो भी पिछले सवाल में सिखाया, एडजॉइंट a अपॉन डिटर्मिनेंट a। तो पहले हम इसके सारणिक का मान निकालेंगे। सबसे पहले R1 से विस्तार प्लस माइनस प्लस इसका चिन्ह प्लस अवयव 3, रो और कॉलम छिपाएंगे, 2 1 कम 2 माइनस अपने पास से लगाएंगे, माइनस माइनस प्लस 3 1 कम 3 प्लस माइनस प्लस का चिन्ह माइनस अवयव -2, फिर रो और कॉलम छिपाओ तो 2 2 4 माइनस अपने पास से लगाओ, फिर 4 1 कम 4 -4 लिखोगे तो +4 प्लस माइनस इसका चिन्ह क्या है प्लस अवयव 3, फिर रो और कॉलम छिपाओ तो 2 3 6 -6 2 3 6 -6, फिर माइनस अपने पास से, फिर 4 1 कम 4, फिर 2 में से 3 जाएगा -1 माइनस माइनस प्लस का 2, 4 4 हो गए बेटा 8 और 6 और 4 कितना हो गया 10, 3 1 कम 3 -3, 2 8 16 और 3 दाम 30 -30। अब बताइए कितना आएगा सॉल्व करके ये। तो बेटा सारणिक a का जो मान है वो निकल करके आएगा 30 और 3 हो जाएगा 33 -33 प्लस 16। तो सारणिक a का मान कितना आएगा बताइए। 13 में से 6 जाएगा तो 7 और 2 में से 1 जाएगा 1 -17। डिटर्मिनेंट a की वैल्यू चेक कर लीजिए -17 आ गई। अब इसके बाद क्या करें, इसके बाद हम लोग एडजॉइंट ए की तरफ बढ़े जैसे पिछले सवाल में किया था। एडजॉइंट ए क्या होते हैं 11। एडजॉइंट ए निकालने के लिए पहले हमें सहखंड निकालने पड़ेंगे 11 12 13 21 22 23 और 31 32 और 33 ये निकालेंगे। तो इसके सबसे पहले इसके चिन्ह निकालें प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अब A11 कैसे निकले, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 1 कम 2, फिर माइनस अपने पास से, फिर माइनस माइनस प्लस 3 1 कम 3, 2 में से 3 जाएगा तो -1 के आगे प्लस आएगा तो भी -1, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2 दूना 4, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2 दूना 4, फिर माइनस अपने पास से लगाएंगे, फिर 4 1 कम 4 -4 लिखेंगे तो +4 4 4 8 क्या हो गया माइनस। फिर इसके बाद फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 2 3 6, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 2 3 6 -6, फिर माइनस अपने पास से, फिर 4 1 कम 4 तो 6 4 10 यानी -10 के आगे प्लस आएगा तो भी -10। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो ये सेकंड रो है बेटा, छिपाएंगे फर्स्ट कॉलम छिपाएंगे तो 2 दूना 4 -4, फिर माइनस अपने पास से लगाओ, फिर 3 3 9 -9 लिखोगे तो +9 और 9 में से 4 जाएगा तो 5 आगे माइनस आएगा ही। सेकंड रो सेकंड कॉलम, ये सेकंड कॉलम बीच वाला छिपेगा। अब बताइए 2 3 6 माइनस लगाओ, 4 3 12, 6 में 12 गया -6, उसके आगे प्लस आया तो भी -6। सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो ये थर्ड कॉलम छिपेगा। अब क्या करें 3 3 9 -9, फिर माइनस अपने पास से लगेगा, फिर 4 दूनी 8 -8 लिखोगे तो क्या हो जाएगा +8, -9 फिर माइनस अपने पास से लगा, 4 दूनी 8 माइनस माइनस प्लस, 8 में से 9 जाएगा -1 के आगे माइनस आया तो +1। अब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 2 1 कम 2 माइनस माइनस प्लस 2 1 कम 2, फिर माइनस अपने पास से 1 3 3 और 2 में से 3 जाएगा तो -1। थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम 3 1 कम 3 -3 आएगा, फिर माइनस लगाओ, -3 फिर माइनस लगाओ, फिर
2 3 6, तो 6 3 9, -9 के आगे माइनस आया, फिर से +9। थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम छिपाइए, तो क्या मिलेगा? 3 1 कम 3, फिर माइनस लगाओ, 2 दूना 4, -4 लिखो तो +4, 4 3 7। अब बेटा देखिए, माना सेकंडों से निर्मित अवयव C है, ऊपर लिख दीजिएगा। तो यहां से बनाते हैं -1 -8 -10, -1 -8 -10, -5 -6 and 1, -1 9 and 7। एडजॉइंट A बराबर C डैश कैसे निकलेगा? किसी अवयव के सहखंडों से निर्मित अवयव के परिवर्त अवयव को सहखंडज अवयव कहते हैं। फर्स्ट रो इन द फर्स्ट कॉलम, -1 -8 -10। सेकेंड रो इन द सेकेंड कॉलम, -5 -6 1। एंड थर्ड रो इन द थर्ड कॉलम, -1 9 7। अब A इनवर्स कैसे निकलेगा? A इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट A अपॉन डिटर्मिनेंट A। एडजॉइंट A की वैल्यू यहां पे लिख लेते हैं भाई, फिर से ये जो भी लिखी ऊपर, -1 -8 -10, -5 -6 and 1, -1 9 and 7। सारणिक A का जो मान है वो है कितना? सारणिक A का मान है -17। तो बेटा बटे में आप -17 लिखें, उससे अच्छा ये है, जैसे बटे में आपने -17 लिखा तो माइनस तो यहां लग गया, और बटे वाले 17 को हम ऐसे लिख सकते हैं आगे 1/17 करके, ठीक है। अब AX बराबर जैसे B है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x बराबर A इनवर्स इंटू B। दोनों तरफ लेफ्ट में A इनवर्स से गुणा कर दे तो ये मिल जाएगा। x की वैल्यू कितनी है? एक्स वाई जेड। शुरुआत में बिल्कुल देखिएगा, जहां से हमने शुरू किया था, कैपिटल एक्स वो चर थे जिनका हमें मान निकालना था, वो कॉलम मैट्रिक्स था। अब क्या करें, इसमें ए इनवर्स की वैल्यू पुट करें। ए इनवर्स की वैल्यू कितनी है? -1/17, और वैल्यूज उतारनी है संभाल के। क्या? -1 -8 -10, -5 -6 and 1, -1 9 and 7। और B क्या है? B जो शुरू में मैट्रिक्स आप मानते हैं, AX बराबर B में जो B माना था, B ये है 814 814 814 ही कही है, तो 814 यहां पे लिख देते हैं। चलिए अब माइनस का 1/17 इनकी मल्टीप्लाई करो, रो उठाओ, खड़ी करो कॉलम से। 8 1 8 -8, 5 1 5 -5, फिर 4 1 4 -4, फिर 8 8 64 -64, 6 1 6 -6, 4 9 36 +36, 10 8 80 -80, 1 × 1 1, और ये 7 है। हाँ जी 7 है, तो 7 चौक 28 +28। अब इसे सॉल्व करें, जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? 8 5 13, और 13 और 4 17, यानी -17। 36 में से 6 घटे तो 30, और 30 में से 64 घटेंगे तो माइनस बचेगा 34, है ना। 36 में से 6 गए तो 30 प्लस के 30, तो 30 और 4 34 -34, ठीक है। 28 और 1 29 हो जाएगा। 80 में 29 घटाएंगे, माइनस में आएगा। 10 में से 9 जाएगा तो 1, और 7 में 2 जाएगा 5, 51। -17 पूरे सबके बटे में जाएगा तो माइनस माइनस कट गया, 17 1 17, माइनस माइनस प्लस 17 दूनी 34, माइनस माइनस प्लस 17 3 51। x, y और z, on comparing we get x is equal to 1, y is equal to 2 and z is equal to 3।
इन दोनों पार्ट में इस क्वेश्चन में हमें एक पार्ट को ही करना था। अब हमने तो दोनों पार्ट लगाए, तो इसका आंसर कैसे चेक कर लें? आपको दोनों अगर आते हैं तो आपको कौन सा लगाना चाहिए ये हम बताएं आपको। अगर दोनों पार्ट तुम्हें आते हैं तो तुम्हें सातवें का खा करना चाहिए, भले ही थोड़ा उससे बड़ा है। इसमें आंसर ज्यादा आसानी से चेक हो सकता है, उसमें चेक करने में टाइम लगता है। जैसे अभी हमें चेक करना, हमने सही लगाया, हो सकता है कहीं कोई मिस्टेक हो जाए, आता होता है, फिर भी गुणा गलत हो सकती, किसी से भी हो सकती है। तो एक्स वाई जेड के मान यहां पर रख दें 1 2 3 1 2 3। 1 रखेंगे तो 3 1 कम 3, 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4 और 3 रखेंगे तो 3 3 9। तो क्या 8 आ रहा है? 9 3 12, 12 में से 4 गए 8। इसको भी करेगा, चेक करिए। 1 2 1 कम 2, फिर यहां पे 2 रखो 2 3। तो मान क्या क्या आए थे बेटा? 1 1 2 3 आए थे मान। तो 1 इंटू 2 2, फिर 2 और 3, तो 2 दूना 4, सॉरी 2 और 2 4 में से 3 गया 1। ऐसे ही इसको भी सेटिस्फाई कर रहा होगा। 4 1 कम 4, 2 3 6 और 3 दूना 6, तो 6 और 6 कट जाएगा, 4 आ जाएगा। इससे 100% कंफर्म हो गया कि हमारा आंसर बिल्कुल सही है।